थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर कीट पतंग खत्म हो जाएंगे तो जो मेढक बचेगा वो मेढक तो भूख से ही खत्म हो जाएगा, और जो बचा कुछ होगा उसको सांप खा जाएगा। तो इसके खत्म होने से तो ये भी खत्म हो गया ना, तो हमारा तो एक श्रृंखला चेन मिट गया ना। और जब एक श्रृंखला मिटेगा तो उससे होने वाले दुष्प्रभाव भी क्या हो जाएंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वापस से हमारे YouTube चैनल विस्साय पे। और मेरा नाम है कुनारियांश और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वापस से बायोलॉजी क्लास 12 का। और पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था जैव विविधता के बारे में, पूरा डिटेल आपको पीछे दिया गया है। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की है तो सबसे पहले उन वीडियो को जाके देखिए और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता के ह्रास के कारण, मतलब कि जैव विविधता का नाश कैसे हो रहा है। क्योंकि जैव विविधता से जुड़ी सारी चीज़ों को हमने पीछे पढ़ा है, तो आप उन लेक्चर को अटेंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम आज पढ़ने वाले हैं कि जैव विविधता का नाश का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि क्या आधार है कि जैव विविधता जो है इस तरीके से विलुप्त होती जा रही है, प्रजातियाँ जो है इस प्रकार से विलुप्त होती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का ये, तो जरूर जो है लोगों से शेयर करें आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और चूँकि सब कुछ फ्री है तो कोई आपको लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है कि जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है। अगर थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को एक जगह पर केंद्रित कर दें तो आप क्या पाते हैं कि मेरा जो कथन है उस कथन पर गौर किया जाए थोड़ी देर के लिए कि इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा जीव है जिसे नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में अभी वर्तमान समय में कौन सा ऐसा जीव है जिसे इस पृथ्वी पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम स्वयं मानव होती है भी यही कहेंगे कि मानवों को इस पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन सभी चीज़ों के जड़ जो है, रूट्स जो है, जहाँ से ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो मानव है, मनुष्य है। मानव का किया धराया है, मानव के जितने कार्य हैं वो सभी जैव विविधता के नाश में सबसे बड़ा सहयोग जो है वो प्रदान कर रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम उसको ज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमने बहुत सारी दवाइयों का इजाद कर लिया है, लोग अब मरना कम हो गए हैं। वैसे मरना तो तय है सबका, लेकिन लोग मरना कम हो गए हैं किसी बीमारियों के कारण। तो अगर हम इस कंडीशन में देखते हैं तो लोग जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे पास पृथ्वी का भूभाग उतना ही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं। जंगल को काटते हैं तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु को नुकसान होता है, क्योंकि जंगल उनका घर है और हम उनके घर में घुस रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो इस चीज़ों को अगर फिलहाल हम टॉपिक बेस से लेके चले तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मोटिवेशन लेक्चर हो जाएगा, जिसको बनाना नहीं है मोटिवेशन लेक्चर। एक्चुअली हम पढ़ते हैं जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कह रहा है कि जैव विविधता के नाश का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा किए जाने वाले क्रियाएं होती हैं। मतलब कि मनुष्य जितना भी कार्य करता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जैव विविधता को, चाहे वो भोजन के लिए करे, चाहे वो वास स्थान के लिए करे, या किसी भी प्रकार की क्रियाओं के लिए करे, सुख सुविधा के लिए करे। अब कह रहा है मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, डीजल खत्म हो रहे हैं। हो सकता है आपको मालूम भी हो कि पेट्रोल और डीजल का जो हमारे पास अमाउंट बचा है, मतलब कि जो पेट्रोलियम ईंधन है उसका जो अमाउंट बचा है वो लगभग 10 से 15 सालों के बीच का बचा है। इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा और फिर उनको बनने में वापस से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। तो मनुष्य सबसे बड़ा इसका कारण है। ये बात कोई माने या ना माने, आप अपने दिमाग में इसको फिट करके रखिए। सबसे पहला कह रहा है कि मनुष्य के अलावा भी 4 प्रमुख कारण है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि मनुष्य के अलावा 4 प्रमुख कारण है, लेकिन वो भी कारण जो 4 उत्पन्न हो रहे हैं वो भी मनुष्यों के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन पे चलते हैं अपने और देखते हैं कि पहला कंडीशन क्या कह रहा है। कह रहा है आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन, अगर इसको समझिए बहुत तौर से कि आवासीय क्षति किसको हो रहा है, जैव विविधता। अब जो जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं या पक्षी हैं वो तो घर बनाकर नहीं रहते हैं ना, उनका तो घर ही जंगल है। तो उनका आवासीय क्षति कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है आवासीय क्षति? कर तो मनुष्य ही रहे हैं ना किसी न किसी प्रकार से।
अपना घर बनाने के लिए लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं तो पेड़ से आ रहा है लकड़ी, पेड़ कट रहा है तो उस पर रहने वाले पक्षी वो खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है तो मिट्टी सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जो पहला है हमारे पास कारण, प्रमुख कारणों में से वो एक है आवासीय क्षति तथा विखंडन। हम तोड़ रहे हैं, उसके आवास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? कह रहा है यह नाश का मुख्य कारण है। सबसे मुख्य कारण है आवास की क्षति होना। आपके भी घर को तोड़ दिया जाएगा, उधार दिया जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? आपको स्थान छोड़ना पड़ेगा, है ना। उससे आपको प्रॉब्लम होगी बाहर रहने में, जिसके कारण आप हो सकते हैं कि आपकी मृत्यु भी हो जाए आने वाले समय में, क्योंकि आपके पास रहने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अब वो इतने टिपिकल टाइप के जंतु तो है नहीं कि रोज कमाई करके पैसा कमा के कर लेंगे, वो अपने मेहनत से करते हैं सभी चीज़ों। तो वो खत्म हो जाने पर वापस मेहनत करते करते उनका पूरा समय बर्बाद हो जाता है। भोजन की तलाश करेंगे कि घर बनाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है एक समय पृथ्वी पर लगभग 14% भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे। अब जानते हैं कि पृथ्वी का जो भूभाग है वो 30% हिस्सा है, और 30% हिस्से में से 14% हिस्सा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी का जो आ रहा था, उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन थे। वैसे वन जहाँ पर बहुत सारी जीव जो है जहाँ पर फल फूल सकते हैं, उनको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ हल्की गर्मी भी होती है, हल्की ठंडी भी होती है, मतलब एक ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है हमेशा। तो कह रहा है उस समय एक समय था जब पृथ्वी पर लगभग 14% भूभाग जो था उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का था, ऐसे वन जिसके कारण वर्षा होता है। लेकिन अभी जब देखते हैं हम तो अभी मात्र 6% जो है शेष बच गया है। मतलब पूरे पृथ्वी के भूभाग में 30% भाग में मात्र 30 का 6% जो है वो बचा हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसमें से सबसे प्रमुख जो है हमारा, वो आप सभी लोग जानते हैं, वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन का वर्षा वन जो कि अमेरिका में है। और उसी से उसको हम लोग एक्चुअल में अभी आगे देखते हैं तो आगे पता चल जाएगा। कह रहा है इसमें से जैसे कि हमने कहा, अगर उदाहरण के तौर पे लेंगे हम तो केरल का साइलेंट वैली, केरल में एक साइलेंट वैली नाम से जगह है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और उसको लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, काटते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। अब जंगल कटेंगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे? वो भी तो भटकेंगे, मरेंगे इधर उधर, पेड़ गिरेगा वो मर जाएंगे। अब कह रहा है अमेजन के जंगल जो पृथ्वी का फेफड़ा भी माना जाता है, अमेजन में अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजन का वर्षा वन, वो पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। वहां से अत्यधिक मात्रा में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसमें करोड़ों प्रजाति पाई जाती हैं, करोड़ों की संख्या में वहाँ प्रजाति पाई जाती है, जिसके बारे में हमने अभी तक पूर्ण ढूंढ भी नहीं पाए हैं। हम पिछले क्लास में आपको, पिछले लेक्चर में बताया गया है आपको कि हमने मात्र एक अनुमान है कि 70 लाख के आसपास प्रजातियां हैं, अनुमान, और उससे ज़्यादा प्रजातियां हैं वहाँ पर, है ना। 70 लाख के पास अनुमान लगाया हमने कितना है, लेकिन हम इस तरीके से मान के चलते हैं कि करोड़ों प्रजातियां हैं जो अकेले से वर्षा वन में पाई जा रही है अमेजन की। लेकिन अब कह रहा है कि इसके बड़े भूभाग को काटकर सोयाबीन की खेती तथा चारागाह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब वहां पर क्या किया जा रहा है कि वहां पर जो अमेजन का एक बहुत बड़ा भूभाग है उसको काट दिया गया है, लकड़ी काट लिया गया है, पेड़ काट लिया गया है, क्यों? पेपर बनाने के लिए। अब लकड़ी काट लिया गया है, लकड़ी काट के उस जमीन पर क्या उपजाया जा रहा है? तो सोयाबीन, है ना। सोयाबीन की खेती की जा रही है, सोयाबीन से हम लोग तेल बनाते हैं, सोयाबीन की बड़ी को हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं या अन्य न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट के रूप में खाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? इतने सारे भूभाग को काट कर हम वहाँ पर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, हम चारागाह बना दिए उसको, वहाँ जानवर जाके चढ़ते हैं। हम लोग अपने जानवरों को या आसपास के जो भी पशु हैं, जो घरेलू पशु है, डोमेस्टिक पशु हैं या फिर पालतू पशु हैं, उनको ले जाकर वहाँ पर चरने के लिए छोड़ देते हैं। हमने उसको चारागाह बना दिया है, घास चरते हैं वो वहाँ पर। अब स्वयं सोचिए आपकी इतना बड़ा वर्षा वन जो कि पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, उसके बहुत सारे बड़े भूभाग को हमने काट दिया है और काट कर वहाँ पर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। क्या ये किसी भी मात्रा में उचित है? ये आप स्वयं सोच सकते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट में कि विश्व के 18 हॉट स्पॉट में भारत के 2 स्पॉट्स हैं। अब अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में 18 जो है मान्यता प्राप्त हॉट स्पॉट है, जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में विविधता पाई जाती है। भारत तो आप जानते ही हैं कि विविधताओं का देश है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं।
उसमें से कह रहा है कि पूरे विश्व में 18 हॉट स्पॉट है जहाँ पर विविधता पाई जाती है। उसमें से 2 भारत में है ना, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। और वो दोनों कौन से हैं तो देखते हैं। सबसे पहले तो पूर्वी हिमालय, हमारे देश के पूर्वी हिस्से में से हिमालय शुरू होता है और वो पश्चिम तक लगभग चला जाता है, उत्तर होते हुए पूरा पूर्व उत्तर और पश्चिम तक हिस्से में। तो जो पूर्वी हिमालय तरफ है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ है ना, मणिपुर की तरफ, नागालैंड की तरफ, सिक्किम की तरफ, तो पूर्वी हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट। तो दक्षिण की तरफ चले जाते हैं केरल की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं उसको नीलगिरी पर्वत की तरफ हम चले जाते हैं। तो पश्चिम घाट की तरफ हम जाते हैं, अगर पश्चिम तरफ हम अपने देश के दक्षिण में पश्चिम की तरफ हम जाते हैं, तो ये दोनों ऐसे हॉटस्पॉट है जो मान्यता प्राप्त है, जहाँ पर अधिक मात्रा में विविधता पाई जाती है। और ये सुनिए, कह रहा है कि इन दोनों क्षेत्रों में 5332 स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वहाँ का लोकल जो स्पेसीज है, लोकल जो प्रजातियां हैं उस जगह की जीव जंतु के, वो पाए जाते हैं सिर्फ अकेले इस दोनों क्षेत्र में। एक दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है वो, और एक जो पूर्वी हिमालय का भाग है वो। अब स्वयं आप थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि पहले कंडीशन में आपको कह रहा है जो आवासीय क्षति तथा विखंडन है, हम काट रहे हैं तो उसके घर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। अब काटने के क्रम में हम ये थोड़े ना कि उसके घोंसले को उठा के रख ले अपने पास। काटते हैं, पेड़ गिरता है, उसका घोंसला भी नष्ट होता है, बच्चे भी नष्ट होते हैं, अंडे भी नष्ट हो जाते हैं। तो हम उनके आवास को क्षति पहुंचा रहे हैं और इसके कारण जैव विविधता में कमी भी आ रही है, जो कि इसका पहला मुख्य कारण है। और आप स्वयं सोचिए, नो डाउट आप स्वयं सोचिए कि कौन काट रहा है, तो इंसान। तो कहीं ना कहीं हम कितने भी प्रमुख कारण बता लें, सबका मेन कारण जो है, मुख्य कारण, वो है इंसान। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं कि अगला कौन सा मुख्य कारण है। दूसरे पॉइंट पर बात करें, जो दूसरा मुख्य कारण है वो है अतिदोहन। अतिदोहन करना मतलब कि किसी भी चीज का इतना उपयोग करना कि वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। और मनुष्यों का शुरुआत से अगर देखा जाए, प्राचीन समय से देखा जाए, तो उन्होंने हर चीज़ों का दोहन किया है। चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, हर वक्त इन्होंने अपने लाभ के लिए दोहन जो है प्रक्रिया वो जारी रखी, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्ति के कगार पर है। अगर हम अतिदोहन में देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए जीव जंतुओं का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है प्राचीन काल से। मतलब कि उस समय से, एंशिएंट टाइम से मनुष्यों के द्वारा जीव जंतुओं का दोहन किया जाता है। उनको जो है मतलब उनका उसको उसके कारण हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि दोहन करने का मतलब हम उसको इतना मतलब उतना परेशान कर रहे हैं उन चीज़ों को, उससे हम कोई काम ले रहे हैं, उस तरीके से ले रहे हैं कि वो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाए, नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाए। जैसे कि हमने देखा कि कह रहे जिसके कारण बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है तथा बहुत सारी विलुप्ति के कगार पर है। मतलब कि मनुष्यों के दोहन के कारण बहुत सारी प्रजाति पहले ही विलुप्त हो चुकी है और अभी जो बचा कुचा है उसको हम लोग विलुप्त करने पे लगे हुए हैं। इतना दोहन कर रहे हैं हम, इतना दोहन कर रहे हैं, चाहे वो बैल हो, चाहे वो गाय हो, या अलग अलग प्रकार का पशु पक्षी हो। जैसे कि उदाहरण में दिया है पैसेंजर कबूतर। आप लोग सुनते होंगे कि उस समय जमाने में एक कबूतर हुआ करता था, वो चिट्ठी पहुंचाने का कार्य करता था, मैसेंजर कहा जाता था उसको। तो वो चिट्ठी पहुंचाने का, वो कबूतर अब आप नहीं दिखते हैं, बहुत रेयर केस में दिखते हैं कबूतर, है ना। तो अब फिर स्टीलर सी काव के बारे में आपको बताया गया था। स्टीलर सी काव जो समुद्र की गाय कहलाती थी, उसका भी इतना दोहन किया गया कि वो भी विलुप्त हो गई। जो पैसेंजर कबूतर है वो भी विलुप्त हो गई। अगर नहीं ध्यान है तो पैसेंजर कबूतर के बारे में आपको नहीं ध्यान, तो गाना भी सुने होंगे कबूतर जा जा। तो वो एक्चुअल में क्या होता था कि कबूतर को हम लोग मैसेज देते थे, वो मैसेज वो पहुंचा के आता था। अब इस चक्कर में कोई कबूतर को मार देता था, या अलग अलग तरीके से हम लोगों ने दोहन किया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है किनको, जीव जंतुओं को। तीसरा जो हमारा कारण है वो कह रहा है विदेशी जातियों का आक्रमण। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसमें भी अगर हम बात करें तो वास्तविकता ये है कि ये भी करवाने में मनुष्यों का हाथ है। कैसे? तो आप थोड़ी देर के लिए याद कीजिए जलकुंभी। जलकुंभी को याद कीजिए और याद कीजिए कि जलकुंभी के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 11th में थोड़ा बहुत, या 12th में भी आपने, हाँ 12th में ही आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, नहीं पढ़े तो आप पढ़ेंगे आगे। जलकुंभी बंगाल का शोक कहा जाता है। जलकुंभी जो आप देखते हैं पोखरों या नदी या आसपास तालाबों में जो देखते हैं आप, बड़े बड़े पूरे बैगनी कलर के फूल रहते हैं, पूरा पूरा तालाब में भर जाता है वो।
नहीं, आप फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो जलकुंभी बंगाल में कहाँ से आया? जलकुंभी एक विदेशी पौधा है, वो यहाँ का पौधा नहीं था, लेकिन किसी व्यक्ति को वो बहुत पसंद आया विदेश में, उसको फूल देखने में अच्छा लगा तो बोला कि अपने भारत में इसको लगाया जाना चाहिए, तो वो वहाँ से उठा कर ले आया। और आपको एक जैसा आइडिया नहीं है कि जलकुंभी कितनी तेजी से ग्रो करता है और वो पूरे इलाके को ढक लेता है। अभी आप तालाब में कहीं देखते हैं जलकुंभी, तो वो पूरे तालाब को ढक लेता है और उसके अंदर रहने वाले पशु पक्षी या जीव जंतु जो है वो खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो जलकुंभी बंगाल में लाया गया और बंगाल के अभी हर कोने में जलकुंभी ही दिखता है, और जलकुंभी से बंगाल बहुत परेशान है। कितना भी नष्ट करने का कोशिश करता है वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कुछ रह जाता है, और उसको अगर 1-2 महीना छोड़ दिया जाए तो फिर वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो जलकुंभी को इसलिए बंगाल का अशोक कहा जाता है, वो भी एक विदेशी पौधा है जो यहाँ लाकर लगाया गया। तो हम ही कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और उसका नुकसान हमको भुगतना पड़ता है जीव जंतुओं को। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है विदेशी जातियों का आक्रमण में। जैसे कि कह रहा है, जब कोई नई प्रजाति किसी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उन्हें विदेशी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं हमारे भारत में बहुत सारे लोग अभी जो है बाहर से आकर बस गए हैं, और वो यहाँ रहकर हमको परेशान कर रहे हैं, हमारा राशन खा रहे हैं, हमारा सब्जी खा रहे हैं, हमारा खाना खा रहे हैं, और हम पर ही आक्रमण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में आप जानते हैं, या अन्य जो आसपास के बॉर्डर से क्रॉस कर जाते हैं, जो भारत के बॉर्डर से लगे हैं। आए दिन पाकिस्तान से लोग एंट्री ले लेते हैं, चुपचाप, पता भी नहीं चलता किसी को, यहाँ रहते हैं काफ़ी दिन तक, फिर पकड़ाते हैं। रोहिंग्या के बारे में तो सब जान रहे हैं लगभग सभी लोग। अब जब दूसरा कह रहा है कि इनके नए क्षेत्र में आने से उस क्षेत्र की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है। सिंपल सी बात है कि आप किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां पर कोई नया व्यक्ति आ जाएगा, वो जनसंख्या बढ़ाएगा, तो आपका प्रभाव तो कम हो जाएगा ना, आप विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। जीव जंतुओं में तो ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए एक उदाहरण दिया गया है, उसको समझिए। कह रहा है नील नदी में एक मछली पाई जाती है जिसका नाम था नाइल पर्च, अभी भी मिलती है, नील नदी में पाई जाती है। मिस्र, नील नदी मिस्र में है, इजिप्ट में। नाइल पर्च एक मछली है, यहाँ हम इसको दर्शा देते हैं अच्छे से। नाइल पर्च एक मछली है जो नील नदी की मछली है, नील नदी में ये मछली पाई जाती है। इस मछली को क्या किया गया था कि पूर्वी अफ्रीका का जो है विक्टोरिया झील है, पूर्वी अफ्रीका में, मतलब ईस्ट अफ्रीका में एक विक्टोरिया झील है, वहां पर नाइल पर्च को जाकर डाल दिया गया था। बोला कि चलो हम नाइल पर्च यहाँ पर मतलब कि रिप्रोडक्शन कराएंगे, इसका प्रजनन कराएंगे, इसकी प्रजाति बढ़ाएंगे। नाइल पर्च के वहां जाने से, विक्टोरिया झील में नाइल पर्च के डालने से विक्टोरिया झील में जो है सिचिलिड मछली पाई जाती थी, है ना। विक्टोरिया झील में एक सिचिलिड मछली पाई जाती थी, उस मछली की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई इस नाइल पर्च के कारण। नाइल पर्च वहां गया, और कभी कभार क्या होता है कि जब कोई नया जगह जाता है तो वो बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो करवाता है, और नाइल पर्च ने वही किया जब वो उस विक्टोरिया झील में गई ईस्ट अफ्रीका के, पूर्वी अफ्रीका के, तो वो इतनी तेजी में वहां ग्रो की कि सिचिलिड मछली जो वहां की कॉमन मछली थी उसकी 200 से अधिक प्रजातियां खत्म हो गई। स्वयं सोच सकते हैं आप। तो विदेशी का आना भी क्या होता है, प्रभाव डालता है। उदाहरण में आपको दिया गया है जलकुंभी, जलकुंभी के बारे में अभी मैंने बताया, और जानना चाहते हैं तो इस पर भी एक आएगा, आपको बताया जाएगा जब लेक्चर 1 आएगा, जब यूनिट 1 का जो है पूरा पोर्शन, सॉरी यूनिट 6 का जो पोर्शन आएगा आपके पास, तो उसमें चैप्टर 1 में आपको शायद थोड़ा बहुत बताया जाएगा। अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश, कैटफिश हमारे इधर भी मछली पाई जाती है। अफ्रीकन कैटफिश को जब भारत लाया गया, उसको हमने नदियों में, तालाबों में, झीलों में डाला, तो हमारे इधर जो कैटफिश पाई जाती थी उसकी प्रजाति विलुप्त होने लगी। क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि जो ज़्यादा प्रभावी होगा वो अपना वहाँ प्रभाव दिखाएगा, तो वो नीचे वाले तबके वाले क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, तो वो वहाँ से भागने में ही भलाई रखेंगे, या तो वो विलुप्त हो जाएंगे। तो यही कंडीशन था। तो आपने देखा कि तो दोहन हो रहा है, तीसरा हो रहा है विदेशी जातियों का आक्रमण, जो कि जैव विविधता के नाश का एक प्रमुख कारण है। चौथे पॉइंट को देखते हैं हम लोग आगे, सहविलुप्तता, मतलब ये कि जो हमारा एक मुख्य कारण है इसका, जैव विविधता के नाश होने का चौथा मुख्य कारण है। हमारे पास 4 मुख्य कारण थे, इसमें से चौथा ये कारण है सहविलुप्तता। मतलब ये कि अगर हम किसी से सहसंयोजक के रूप में हैं, अगर हम किसी पर निर्भर हैं, अगर वो चला जाए तो फिर तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे ना। सिंपल सी बात है। टिपिकल कि अगर हम उसी व्यक्ति पर निर्भर हैं, वो व्यक्ति ही खत्म हो जाए, तब तो मेरा भी कोई रहने का कोई मतलब नहीं बनेगा, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम तो उसी पर निर्भर थे। अब उस पर जब निर्भर थे तो मतलब जीवन के लिए हम उस पर निर्भर थे ना, तो जब वो ही नहीं है तो हम कैसे रहेंगे, हम किस आधार पर रहेंगे।
तो ये भी एक कारण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि जब पौधे की एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर जीव या पौधे भी विलुप्त होने लगते हैं। मतलब कि हमने कहा कि हम तो जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, भोजन श्रृंखला। अब भोजन श्रृंखला होती है तो अगर हम एक दूसरे को खाते हैं, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, तो अगर कोई भी एक खत्म हुआ तो उसको खाने वाला भी तो खत्म हो जाएगा ना। फिर सिंपल सी बात है, क्योंकि वो तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो वो वाला उसको खाएगा। अब ये जिंदा बचेगा नहीं तो ऐसे ही मरेगा, ऊपर से ये बचा कुचा जो है उसको पीछे वाला उसका खा जाएगा, तो वो तो ऐसे ही विलुप्त हो गया उसके साथ साथ। तो यही कह रहा है कि जो हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, अगर वो खत्म हुआ तो हम भी खत्म हो गए। तो यही यहाँ पर कह रहा है, सह विलुप्तता भी है इस कारण में। जैसे कह रहा है परागण करने वाले कीट तथा वह पौधा जिस पर वह परागण करता है एक साथ विकसित होते हैं। अब सोचिए कि जब आम वगैरह में या फिर लीची वगैरह में मंजर आता है, आम वगैरह में लीची वगैरह जब फूल आते हैं तो उसके साथ साथ उसी का कीट जो उसका परागण करेगा वो भी उत्पन्न होता है, उसका भी जन्म होता है। दोनों एक दूसरे के सहसंयोजक होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और अगर आम का पौधा ही विलुप्त हो जाए या फिर लीची का पौधा ही विलुप्त हो जाए तो वो जो कीट उत्पन्न हो रहा था उस परागण करने के लिए, तो वो भी तो नष्ट हो जाएगा ना, वो भी फिर उत्पन्न नहीं होगा। तो विलुप्तता तो दोनों पे हो रही है ना। अब कह रहा है, अगर अर्थात कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक विलुप्त हुआ तो दूसरा भी विलुप्त हो जाएगा। क्योंकि हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक श्रृंखला होती है। जैसे कि हमने कहा ये घास है, घास को हमने कहा कि कीट पतंग खाते हैं, कीट पतंग को हमने कहा कि मेढक खाते हैं, मेढक को हमने कहा कि सांप खाता है। थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर कीट पतंग खत्म हो जाएंगे तो जो मेढक बचेगा वो मेढक तो भूख से ही खत्म हो जाएगा, और जो बचा कुचा होगा उसको सांप खा जाएगा। तो इसके खत्म होने से तो ये भी खत्म हो गया ना। तो हमारा तो एक श्रृंखला चेन मिट गया ना। और जब एक श्रृंखला मिटेगा तो उससे होने वाले दुष्प्रभाव भी क्या हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि हम एक दूसरे के संपूरक हैं, हम एक संतुलन पर चलते हैं, और अगर संतुलन से एक भी चीज को खींच लिया जाए तो फिर पूरा का पूरा संतुलन जो है वो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, जिस पर शायद हमें ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जैव विविधता के नाश के क्या कारण होते हैं। अगले टॉपिक में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण कैसे किया जाता है या जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतनी मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।